अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अदनान ख़ान और आप देख रहे हैं मुसाफिर। नाज़रीन, आपने बहुत सारे नावल पढ़े होंगे, दास्तानें सुनी होंगी। 47 के बहुत सारी किस्से कहानियाँ किताबों में और नावलों में मिल जाती हैं। लेकिन आज जो मुसाफिर आपके पास कहानी लेकर आया है वो एक 3.5 साल के बच्चे की है। ये 3.5 साल का बच्चा 47 में जब भगदड़ मची तो ये अपनी फैमिली से बिछड़ गया। 47 के बाद ये 87 में अपनी वालदा से मिले जाके। ये 47 से 87 तक 40 साल बाद कैसे गुजारा किया, कहाँ पले बड़े हुए, किस तरह कौन सी गोदों में खेले, कितनी माएँ मिली, कौन कौन से नाम मिले, ये एक बहुत तवील दास्तान है। और इस दास्तान की सबसे अहम बात यह है कि ये वो 3.5 साल का बच्चा अपनी ज़बानी ख़ुद सुना रहा है। जी हाँ, चौधरी फजल साहब जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और ये अपनी दास्तान अपनी ज़बानी सुनाएंगे। 3.5 साल से हम आगाज़ करेंगे और 87 तक, जहाँ तक ये अपनी वालदा से मिले, किस तरह गुजारा किया, कहाँ कहाँ रहे, ये अपनी ज़बानी ख़ुद बताएंगे। तो आइए बात करते हैं चौधरी फजल साहब से। बेटा ये ऐसा है, 47 बेशुमार लोगों के जहनों में ये नक्श है। 47 वो ऐसा है कि मैं तो छोटा था, लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि मैं चल फिर सकता था, दौड़ता भागता था। तो लेकिन मुझे बाद में ये पता चला कि 3-3.5 साल उम्र थी। पहले तो वो पता चला कि जब अपने घरों से निकलने की कोशिश करते थे तो सिख जो हमारे आबा व अजदाद के जानने वाले थे वो आ जाते थे कि भी नहीं, आप नहीं जाएं, यहाँ कोई मसला नहीं आपके लिए, आप यहाँ पर आराम से रहो, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो ऐसे ही कई मरतबा हमारे बड़ों का इरादा बना के निकल जाएं, लेकिन वो उनके आने से फिर वहीं ठहर जाते थे। तो एक दिन तो अचानक से पता चला कि वो तो वही आ गए हैं सर पे, और आए भी वो असले के साथ हैं। तो परेशानी हुई और निकलने लगे गांव से। तो हमारे गांव का सुना है कि एक ही दरवाज़ा था, 4 दीवारी थी, 4 दीवारी के अंदर गांव था। जब एक ही बड़ा गेट, वहाँ से निकलने लगे तो बाहर से कुछ फायरिंग हुई, कुछ नारेबाजी, कुछ ऐसा। तो कुछ लोग ज़ख्मी हुए। मुझे फिर बाद में बहुत 40 साल के बाद पता चला कि मेरी ताई ने अपने बेटे को गोद में उठाया था और मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, मैंने उनकी उंगली पकड़ी हुई थी शायद। तो वो जब गोली चली अचानक से तो ताई साहबा तो अपने बेटे को लेके पीछे भाग गई। मैं बाहर निकल गया, जितने बाहर वो गेट से बाहर निकल गए थे लोग, मैं उनके साथ बाहर निकल गया। बाहर निकला तो आगे खेतों में फिर उन्होंने घेर वेर के सिखों ने कत्ल गारत गरी की। बेशुमार लोग वहाँ पे, कुछ मरे, कत्ल हुए, जो कुछ भी हुआ। मुझे नहीं इतना पता था कि क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन आप मेरे छोटेपन का ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो खेतों को पानी देते हैं ना, मैं वो खाल उसको कहते हैं, वो फलांग के नहीं गुजर सकता था, इतना छोटा था। तो मुझे पता है कि मैं तो उसमें पाँव रख के ना पानी में, फिर मैंने क्रॉस किया 1-2 मरतबा दूसरी साइड पे अगर गया तो मुझे तो ये आपको पता ही है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, फिर इतने बच्चे फ़िरौन ने मार दिए, लेकिन जिसको बचाया अल्लाह ने, वो उसी के घर में पाल दिया उसको, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। ऐसे शायद मेरे साथ भी हुआ कि मुझे वहाँ एक ज़ख्मी औरत की अब तक मेरे कान में आवाज़ गूंजती है कि वे काका मैनू पानी पिला। मुझे नहीं पता बेचारी क्या कह रही है, मैंने नहीं पिलाया। वो ज़ख्मी थी, मर गई होगी बेचारी, ठीक है। तो वहाँ से ज़ख्मी लोगों में मैं तो घूमता रहा, फिरता रहा। और जब शाम को ये
गांव को सब वीरान करके लूट करके वापस निकले तो वहाँ से ज़ाहिर है रास्ता तो वही था। तो मुझे देख के कि वो लाशों में ये बच्चा फिर रहा है, मुझे उठा के अपने घर ले गए। घर ले गए तो मेरा ख्याल है कभी ये भी मेरे कान में आवाज़ गूंजती है कि भी रात को बाहर ले जाके मार वार देंगे इसको, ठीक है। लेकिन उनकी औलाद नहीं थी। औलाद किसकी नहीं थी? ये ज्ञान कौर साहिबा थी, एक खातून, उनकी औलाद नहीं थी। तो उनके मियाँ का नाम था सरदार बचन सिंह, ठीक है। तो वो तो एक दिन गुज़रा, कुछ और बात दूसरे, यानी जैसे जैसे दिन गुज़रते गए उनका प्यार मुझसे बढ़ता गया, ठीक है। तो वो मारने वारने वाली बात तो सब भूल गए, मुझसे प्यार बना रहा उनका, और बहुत ज़्यादा ऐसा बना कि मैं फिर वहाँ पे तकरीबन मेरा ख्याल है 6 साढ़े 6 साल रहा, कितना अरसा रहा। और मैं इस उम्र में उनको चाची कहता रहा, चाची ज्ञान कौर और चाचा बचन सिंह, इसी नाम से मैं उनको पुकारता रहा जितना अरसा वहाँ रहा। और उनके वो सफ़ेद पोश से लोग थे, कोई ज़मीन भी बहुत थोड़ी थी और सरदार सा काम वाम भी कम ही करते थे। तो बेटा वहाँ उनके पास रहा। उनकी जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उनकी कोई 1-2 बकरियाँ थी, वो ले जाता चराने के लिए। तो जब और बड़ा हुआ तो एक गाय होती थी, वो ले जाता था मैं। तो वहाँ तो ऐसे ही मेरे 6 साल गुज़र गए। 6 साल ऐसे गुज़रे कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं माँ बाप से बिछड़ा हूँ, बहन भाइयों से बिछड़ा हूँ। माँ बाप होते भी हैं कि नहीं, बहन भाई होते भी हैं कि नहीं, मेरे तो ज़हन में कंसेप्ट ही नहीं है। मेरे लिए तो वो चाची जो मेरी माँ की जगह है, ज्ञान कौर, वो ही मेरे लिए सब कुछ है। और जो उसका मियाँ सरदार बचन सिंह, वो मेरे लिए सब, ये 2 हस्ती मेरे लिए सब कुछ है। और मुझे नहीं पता कि मैं माँ, और अल्लाह की रहमत ऐसी है इस बूढ़े पे शुरू से रही है कि मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ। वरना आप देखते हो कि बच्चा तो छोटा 3 साढ़े 3 4 साल 5 साल का, वो माँ बाप की नज़रों से ओझल हो तो वो तो घर को सर पे उठा लेता है, ऐसे ही। तो मुझे तो ये पता ही नहीं चलता था कि मैं क्या। और एक बात कि उनके घर से भी बातों में वो खुश हैं कि बच्चा हमारे पास आ गया। लेकिन मैं वहाँ से पता नहीं कैसे वहाँ से निकला और ये मकई का खेत था, मकई का करीब एक कुआं था। तो वो कुएं पे चला गया चलते चलते। तो वहाँ पे वो ऐसे जो उसका खेत होता है ना आपका, मकई, उन दिनों मकई थी, तो उसमें उसका जो पौधा होता है मकई का, उस के आगे आँखों के आगे करके ऐसे, तो उनको आवाज़ भी देता हूँ कि मुझे देख भी ले कोई। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं कितनी उम्र का हूँगा। यानी मुझे पता भी नहीं, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि वो मुझसे मुझे देख लें। वो फिर वहाँ से उनको पता था कि ये तो उनको ज्ञान कौर का बेटा है, वो वहाँ ले गए उनके घर में। ऐसा सिलसिला बेटा, मैं हैरान होता हूँ, सोचता हूँ कि मुझे तो पता ही नहीं, मैं माँ बाप से बिछड़ गया हूँ, बहन भाइयों से बिछड़ गया हूँ, क्या है क्या। मेरे लिए तो वही है सब कुछ। ज्ञान कौर है मेरे लिए मेरी माँ, और बचन सिंह मेरा बाप। सब कुछ मेरा रिश्ता उसी से कायम रहा और उसके मियाँ से, ठीक है। तो वहाँ पे जितने त्यौहार होते थे वो मनाते थे। दिवाली हो गई, लोहड़ी हो गई, दशहरा हो गया। दशहरे पे तो मुझे पता है कि वो एक बर्तन में बीज बोते थे, तो उसके ऊपर पत्ते भी मैं ही ला के ताज़े सुबह रखता था। तो ऐसे ही 6 साल गुजर गए। अच्छा, उन्होंने आपको कोई नाम भी रखा था, आप बता रहे थे? हाँ, नाम उन्होंने रखा मेरा, मुझे तो अपने माँ बाप के नाम का पता ही नहीं था। तो उन्होंने नाम रखा भजन सिंह रखा। उसी के नाम से वो पुकारते रहे। बल्कि नहीं, वो पुकारते क्या थे, खरोटू।
खरोटू के नाम से पुकारते रहे, लेकिन नाम तो मेरा सरदार अपना भजन सिंह ही था जो उन्होंने रखा। तो वो ऐसे ही दिवालियाँ, लोहड़ी, दुशहरे, मेले, तो चमकौर साहब एक उनके नज़दीक जगह है, वहाँ एक गुरुद्वारा है, उसका नाम है दमदमा साहब। तो चमकौर साहब मेले बड़े लगते हैं सिखों के, बहुत मेले लगते हैं वहाँ पे। तो मुझे तो वो साथ ले जाते थे, चाची जी ले जाते थे। तो वहीं पे गुरुद्वारा साहब दमदमा साहब, वहाँ पे वो माथा भी खुद भी टेकने जाती थी, मैं भी, मुझे साथ जो लेके जाती थी, मैं भी माथा टेकने जाता था वहाँ। तो ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। तो किसी ने फिर बाद में शायद कोई जेलस भी होते हैं लोग, तो किसी ने शिकायत लगा दी कि इनके घर में ना बच्चन सिंह के घर में, ज्ञान कौर के घर में एक मुसलमान बच्चा है। तो जाहिर है फिर इसी वजह से वो उन्होंने कहा कि अच्छा, पुलिस को ये रिपोर्ट मिली। तो एक दिन सर्दियों के दिन से सुबह का ही टाइम था, तो पुलिस की जीप आई, मुझे उन्होंने पकड़ा। मैंने ज्ञान कौर के कपड़े पकड़ के रोना शुरू कर दिया कि लेके ना जाएं, लेकिन वो तो अपनी ड्यूटी पे थे भाई, पुलिस वाले। उन्होंने मुझे उनसे छीना, ज्ञान कौर से, और उसमें जीप में बिठाया, चमकौर साहब ले गए। तो ये सुबह का टाइम था, दोपहर को भी उन्होंने खाने पीने के लिए कुछ दिया, लेकिन मैंने नहीं खाया। मैं सारा दिन रोता रहा कि नहीं, मुझे चाची के पास जाना है, ज्ञान कौर के पास जाना है। लेकिन ये करते करते शाम हो गई, कोई मगरिब से आध घंटा पहले होगा या घंटा होगा। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने पेशाब करना है। तो वो थाना चमकौर साहब का जो था वो वीरान जगह थी, वो बिल्कुल वीरान सी जगह पे था। तो वो पुलिस वाले बात कर रहे हैं, उन्होंने इशारा किया उधर कर ले उधर। तो वो अपनी बातों में लगे हुए हैं, मुझे तो पता ही नहीं चला कि वो, मैंने समझ ही नहीं आई कि मैं ऐसी चोट लगाई कि शायद उनको भी तब पता चला होगा जब मैं 1.5-2 किलोमीटर भाग गया चाची ज्ञान कौर के गांव की तरफ, कूड़े उसको कहते हैं। यानी कि वहाँ से आप फरार हो गए? फरार हो गया मैं। सही। तो उनको तो पता ही नहीं चला बेचारों को, पुलिस वालों को। तो जिस रास्ते से मैं गया, रास्ते क्योंकि मुझे आते थे, जिस रास्ते से मैं गया ना, तो उसी रास्ते से चाची मुझे मिल गई। मुझे नहीं पता उस रास्ते से कैसे। तो फिर वो अपने घर नहीं लेके गई। वो चाचा को, उनको पता था कि चाचा, उसका मियाँ कहाँ होगा चाचा बच्चन सिंह, तो उनके पास ले गई। वो घर ले जाने की बजाय ना, वो एक उन दिनों में गुड़ बनता था, यानी ये गन्ने के रस का गुड़ बनाते थे एक जगह, वहाँ ले गए। तो वहीं रखा। तो मैं वो सारे जानने वाले थे, वहीं पे कोई खाना वाना भी वहीं ले आए। तो खाना वहाँ खाया, गुड़ बनता था वो मीठे का। हमें बच्चों को मीठा तो बड़ा पसंद होता है, तो मीठा मैंने बड़े शौक़ से वहाँ खाता रहा। तो वहाँ शायद मुझे पता है कि पता नहीं 15-20 दिन, महीना में रहा वहाँ पे। तो साथ में बाग था, बाग में खेलता रहता था, या फिर वहीं आ गए जहाँ गुड़ बनता था। वो सारे और भी बच्चे होते थे, वहीं खेलते वेलते रहते थे। तो एक जब गुड़ से वो फारिग हो गए, तो फिर वो अपने मोहल्ले में ले गए। एक वीरान घर था खाली, तो उसमें उन्होंने रखा। वो नज़दीक भी था, नज़दीक इसलिए था कि घर से शायद 2-4 घर छोड़ के था वो। तो वहाँ पे उन्होंने रखा, और वहीं पे खाना ले आती थी चाची जी। तो वहीं मैं खाना खा के, और ये भी कैसी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं बिल्कुल परेशान नहीं होता था कि मैं अकेला हूँ, क्या है क्या नहीं। यानी कि वीरान घर में आपने एक अकेला, हाँ, वो ऐसा। तभी तो मैं कहता हूँ मुझ पर बड़ी रहमत रही है अल्लाह की, कि मैं परेशान नहीं हुआ। वीरान घर में अकेला और बेफिक्र होकर खेलता रहता था। ठीक है।
तो फिर कुछ और अरसा गुज़रा तो गंदम की कटाई शुरू हो गई। गंदम की कटाई शुरू हो गई तो उन्होंने मुझे निकाल के, उन दिनों गंदम जो थी ना बड़ी वो 4.5-5 फुट लंबाई होती थी उसकी, तो उसको काट के जो उसको वो बांधते थे, वो दाने निकालने से पहले, तो उसमें उन्होंने कुछ जगह बनाई, साइडों से सारी कवर करके, दरमियान में कोई खुली जगह कि जहाँ पे मैं लेट सकता हूँ, खेल सकता हूँ, छोटी सी जगह। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे रखा और ये ताकीद हमेशा करते थे कि बाहर नहीं निकलना, बाहर निकलोगे तो पुलिस ले जाएगी। तो मैं पुलिस से तो डरता था, नाम से ही डरता था। तो वहाँ लेकिन ये है कि जब गंदम की कटाई हो जाती है तो वो खेत बिल्कुल ओपन हो जाते हैं, यानी आप 2-4 किलोमीटर से देख सकते हो दूर तक सब कुछ, क्योंकि फसल कोई है ही नहीं, रुकावट है नहीं, ठीक है। तो लेकिन मैं छुपता नहीं था, मैं जब गर्मी वर्मी होती थी तो उसमें घुस के कुछ सो गया, कुछ खेलता रहा। ये जब शाम हुई रात को तो फिर वो निकाल के बाहर चारपाई बिछाते थे उसमें खेत में, वहीं सोता था मैं। कोई और भी मेरे साथ कोई पास सोते थे बाहर, वहाँ पे भी अच्छा ऐसे गुज़र होती रही। लेकिन मैं दोपहर को भी बाहर निकल जाता था, वो परेशान हो जाते थे, चाची भी चाचा जी भी, कि ये इसको क्या करें, इसको ये छुप के रहता नहीं, छुपता नहीं है। तो फिर उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया, मुझे किसी अब रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ने चले गए। वो कहीं और गांव था, उसका मुझे नाम नहीं पता। सही। तो वहाँ पे वो बड़ा ज़िम्मेदार था, सरदार, सिख जो सरदार वहाँ के इंचार्ज थे, उनके रिश्तेदार थे, वो बड़े काफ़ी ज़िम्मेदार बड़े थे, यानी मुरब्बों में ज़मीन थी उनकी। तो ये वहाँ छोड़ आए मुझे कि पुलिस का डर भी नहीं रहेगा तो यहाँ पे भी। तो वहाँ पे मैं तकरीबन, मेरा ख़्याल है वो सही तो मैं कोई बात भी नहीं बता सकता, लेकिन मेरा ख़्याल है 7-1.5 साल में वहाँ पे रहा हूँ उनके यहाँ, ठीक है। और कैसी अल्लाह की वहाँ पे भी रहमत आपके देखेंगे कि बहुत रही मुझ पे, कि वहाँ वो छोड़ आए, मैं तो उनको चाची को भूल गया, चाचा जी को भूल गया, उन्हीं का होके रह गया, ठीक है। उनका, हाँ, वहाँ पे स्कूल था उनका बड़ा अच्छा, वो सरदारों के बच्चे तो वहाँ पढ़ने जाते थे। और इनके सरदार साहब का एक बड़ा बेटा था, उसका काका कहते थे, उसका नाम तो मुझे नहीं आता वो। और जो उनके और बच्चे थे, हम मिल के खूब खेलते थे। और एक ऐसा था, वहाँ आमों के बाग बहुत थे, आमों के बाग बहुत थे। ये देख लो, वहाँ से ये बरसात के दिन आ गए, बरसात के दिनों में फिर हम, ऐसा था कि हम सब बच्चे सिखों के, उनमें मैं ही होता था, मुझे भी कोई कहता नहीं था ये मुसला है क्या क्या, मैं उन्हीं में मिक्स था, आप भजन सिंह थे उस वक्त? हाँ। तो वो बागों में जाते थे हम, बड़े आम खाते थे हम, बड़े खाते थे, इसलिए कि वहाँ रूटीन थी कि नीचे गिरे हुए तो जैसे मर्जी उठा के कोई भी खाए, वो वो ऊपर से यानी तोड़ नहीं सकते थे, ठीक है। तो ये भी मुझे बड़ा अब तक याद है कि आमों के बहुत बाग थे, वहाँ पे हम सब बच्चे मिलके भागते दौड़ते, वो सब कुछ करते थे, खाते थे। और ज़्यादा वक्त उनकी ज़मीन बहुत थी, तो वहाँ पे उनके 1-2 मुलाज़म थे, वो अपने साथ ले जाते थे कि ये गोडी करनी है, ये ऐसे करना है, ये पानी देना है, ये ऐसे। तो वो वक्त गुज़रता गया वहाँ, तो मुझे नहीं पता कि वहाँ मैं साल रहा, 1.5 साल रहा, कितना सा रहा। तो अचानक से एक दिन चाची चाचा जी मुझे मिलने के लिए आ गए, चाची के अंकल। तो उनको देखते ही मैं बस परेशान, रोना शुरू कर दिया कि मैं तो भी आपके साथ जाऊंगा। सामने आते ही बस वो जहन में आ गए, बस वो अपनी माँ, हाँ, घर को, बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरी माँ है, ये चाची है, सब कुछ है। तो वो जिद करके मैं उनके साथ ही आ गया। तो उनको लाना पड़ा मुझे, इसलिए कि मैं तो रोना शुरू हो गया कि मैं तो जाऊंगा, ज्ञानकर के साथ जाऊंगा। तो फिर मुझे मजबूरी की हालत में वो मुझे अपने घर ले आए,
ठीक है। ठीक है। घर ले आए, रात को ऐसा था कि वो सामने जो सड़क थी क्रॉस करके सामने कुछ दरख्त थे, उसके नीचे ही मुझे ज्ञान कौर ने अपने साथ ही लिटाया हुआ था, चाची साहबा ने। तो मुझे नहीं पता रात का क्या टाइम होगा, 1 बजा होगा, 1:30 2 क्या है। तो मुझे वो उन्होंने हिलाया कि पुलिस आ गई, भाग जा, पुलिस आ। मेरी जाने भला मैं नींद में था, तो मैं तो आंखें बस मलते मलते मुझे समझ ही नहीं आई क्या हो गया। इतनी देर में वो पुलिस आई, उसने पकड़ा, फिर वही जीप में डाला, तो ले गए। फिर ज्ञान कौर से आपको जुदा कर दिया। वहाँ फिर उनसे ज्ञान कौर से छीन के फिर ले गए। फिर पता नहीं वहाँ चमकौर साहब नहीं रुके वो, फिर वो मुझे रोपड़ ले गए। रोपड़ कैंप था उनका, तो वहाँ शायद 2 3 4 दिन रहे। तो रोपड़ के बाद फिर ये अम्बाला ले आए मुझे। अम्बाले में उससे बड़ा कैंप था शायद, अम्बाले ले आए। तो वहाँ का इंतज़ाम बहुत अच्छा था। तो वहाँ मेरा ख़्याल है उन दिनों इलेक्शन थे इंडिया में, तो मेरा ख़्याल है 52 था शायद। तो वहाँ पे तो मेरा ख़्याल में 15-20 दिन रहे। तो वहाँ पे भी यही होता था कि जब वो मुझसे पूछते थे, हाँ भाई बताओ तेरे माँ बाप का क्या नाम, माँ का क्या नाम था, बाप का क्या नाम था, कितने बहन भाई के, वो ये पूछते थे, मैं रोना शुरू कर देता था। मैं उनका तो मुझे पता ही नहीं, माँ बाप के नाम का, बहन भाइयों के नाम का, कितने बहन भाई, ख़ानदान, जब मुझे पता ही नहीं मैं क्या बताऊँ उनको। तो मैं रोना शुरू हो जाता था। मैं कहता था मैंने यहीं रहना है, मैंने चाची ज्ञान कौर के पास ही रहना है। ठीक है। तो बेचारे परेशान हो जाते थे कि ये चुप नहीं करता, रोना शुरू होता है। तो वो मुझे तसल्ली देते कि नहीं तुम्हें नहीं भेजते, यहीं रखेंगे, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा तुम्हारे माँ बाप का नाम, बहन भाइयों का, कितने बहन भाई थे, ये सारा कुछ, ताकि वो हमें तो मालूमात मिले। लेकिन मैं बस जब पूछते थे मेरा यही काम था कि रोना, कि और चाची के पास रहना। वो बेचारे परेशान हो गए थे, अच्छी यहीं रखेंगे, तुम्हें नहीं भेजते कहीं। और उस वक्त आपकी यानी कि 52 की बात है, ये 52 तो तकरीबन आपकी 8 साढ़े 8 साल उम्र होगी। हाँ, उन दिनों में आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंडिया में इलेक्शन थे, उससे आप कंफर्म कर सकते हो कि ये पहले इलेक्शन 52 में थे। कब यानी थे? कि पार्टीशन के बाद पहले इलेक्शन पहले मेरा ख्याल है पहले थे, क्योंकि बाहर से आवाज़ें आती थी इलेक्शन की, कि वो जो वोट मांगने वाले स्पीकर पे सारा कुछ, तो वो उस कैंप में आवाज़ें आती थी। बहरहाल तो वहाँ तो मेरे ख्याल में 1 महीना शायद रहे, हम 1 महीना रहे, लेकिन रूटीन वही कि उन्होंने मेरा बयान रिकॉर्ड करना है, मैं नहीं वो कर रहा किसी को, मुझे पता नहीं मैं क्या बताऊँ उनको। सिर्फ चाची मुझे याद है, चाचा जी याद है यहीं, वो भी परेशान हो के कैसे। लेकिन 1 महीने के बाद फिर उन्होंने जो भी मेरी नामुकम्मल सी मालूमात थी उनके पास, वो उन्होंने साथ में सबकी भेजते थे। तो हमें जलंधर कैंप भेज दिया। जलंधर में बड़ा कैंप था, उसमें तो सैकड़ों के हिसाब से बच्चे, औरतें, बूढ़े बहुत ज़्यादा थे। ठीक है। तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही मालूमात इकट्ठी करते थे, लेकिन मेरे पास मालूमात क्या थी, मुझे जब पता ही नहीं किसी का, तो मैं क्या मालूमात उनको देता। और मेरे लिए तो वही हैं बस, ज्ञान कौर है, चाचा बच्चन है, और मुझे तीसरा तो मुझे पता ही नहीं कौन किससे क्या रिश्ता है, क्या है क्या नहीं। तो वहाँ पे भी हम कितना अरसा रहे, महीना रहे, 1.5-2 महीने रहे, कितना अरसा। तो वहाँ से फिर एक दिन उन्होंने बस में भरा, बस में भर के हमें, मुझे अब भी याद है कि बागा बॉर्डर क्रॉस किया। जो बड़े थे वो तो बहुत खुश थे कि पाकिस्तान आ गया। बाहर उनके साथ बागा बॉर्डर क्रॉस किया, तो मुझे नहीं पता किस साइड से होते 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 ये मजंग चुंगी से शादमान की तरफ जो रास्ता है उसमें गए, जहाँ अब महकमा मौसमियात का दफ्तर है। सही। तो यहाँ से चौक में आए, चौक से फिर दाईं तरफ शादमान में दाखिल हुए। शादमान से अंदर से जेल थी, जो नाले के साथ आज भी बिल्कुल 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 वही जेल, वही लेकिन वो आप जो अब जो है ना, वो है कसूर, ये मजांग चुंगी से जो छिड़को रोड पे रास्ता है फिरोजपुर रोड, लेकिन ये अंदर थी,
शादमान के सही ये अंदर थी, सही। बार के अंदर थी सारा कुछ। तो वहाँ पे भी रहे बहुत सारे ख़ानदान, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे मुझ जैसे लावार से भी अकेले। तो वहाँ पे भी मालूमात सब इकट्ठी करते थे जिनको हम जैसों का क्या पता कि कहाँ माँ बाप ये वो। वहाँ भी मैं तो इनकार ही था सब कुछ कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो वहाँ पे तो लोग आते थे बहुत सारे मालूमात लेना, अपने बच्चों को पहचान के ले जाते थे। लेकिन जिनके फिर नहीं कुछ मिले तो इन्होंने फिर हमें भेज दिया। चबुर्जी के पास एक इदारा था मिल्ली दरलतफ़ाल, ठीक है। सही। तो वहाँ पे बहुत बड़ी जगह, बहुत बड़ी, उसमें 3 ब्लॉक, नर्सरी ब्लॉक जहाँ बिल्कुल छोटे बच्चे, उससे बड़े हॉस्टल जिसमें बड़े, उससे बड़े लड़के लड़कियाँ, उससे बड़ा एक बॉयज़ ब्लॉक, वहाँ पे बड़े लड़के थे जो 7वीं 8वीं में, 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ते थे। तो उस वक्त आपकी तकरीबन अंदाज़न 9 साल उम्र होगी वह देख लें, तकरीबन। ऐसा ही है। ये बेटा मुझे फिर पता चला मिली दरलतफ़ाल इदारे में पहुँच के कि कैंप तो सबसे पहले बना था जहाँ लाहौर कॉलेज में है। तो यहाँ पे अंग्रेज़ औरत मियाँ बीवी इंचार्ज थे जो बच्चों की देखभाल करते थे, उनके रहन सहन का, सोने का, जागने का, स्कूल का, सब वो देखते थे मियाँ बीवी। उसके बाद सुना है कुछ अरसे के बाद वो शिफ्ट हो गए। ये कैंप शिफ्ट हुआ बहावलपुर हाउस। सही। ये मजंग चुंगी से बाईं तरफ है, सही। बहावलपुर हाउस कहते हैं उसको। तो वहाँ पे कैंप बना। तो वहाँ पे भी इंचार्ज यही अंग्रेज़ खातून थी, इनके मियाँ थे। फिर कुछ अरसे के बाद वहाँ से ख़त्म हुआ तो फिर गया ये वहाँ पे क्या नाम है, मिली दरलतफ़ाल, चौबुर्जी से पल्ली तरफ जहाँ गूंगे बहरों का स्कूल है, सही। वहाँ पे उसकी पार्टीशन में अलहदा से है। तो वहाँ मैं वहाँ आया, सबसे बाद में मेरा ग्रुप आया 4-6 बच्चों का, 4 का, 3-4 का, 5 का, 6 इतने का। मेरे बाद इंडिया से कोई बच्चा बच्ची नहीं आई। सही। यानी कि 52 के बाद कोई नहीं आया? कोई बच्चा नहीं आया। आखिरी 52 में आप ही आए? आप मैं हमारे मेरे साथ 2-3-4 लोग थे, बच्चे थे, वो आए थे, ठीक है। तो मेरा बेटा फिर वहाँ और कोई अंग्रेज़ औरत खातून थी जो इंचार्ज थी वहाँ पे। सही। वो पहले वाले मियाँ बीवी नहीं थे, वो शायद चले गए, इंग्लैंड चले गए, क्या हुआ। वहाँ पे भी अंग्रेज़ खातून इंचार्ज थी। तो बच्चों को बहुत प्यार करती थी, इंतहा का। तो वहाँ पे मैं पहली क्लास में दाखिल हुआ। तो और भी बच्चे पहली में, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे वो आगे पढ़ते गए। तो वहाँ पे मैं 5वीं तक पहुँचा। तो 5वीं क्लास में फिर हम बड़े हो गए ना। और वहाँ एक वो अंग्रेज़ खातून जो थी, उनकी एक बात, एक तो वो जब बच्चों के स्कूल में चले जाते थे ना, वो राउंड करती थी, लगाती थी एक सारे हॉस्टल में, नर्सरी में, सब जगह, कि बच्चा कोई रह तो नहीं गया जो स्कूल नहीं गया। छोटी सी छड़ी हाथ में होती थी, अगर कोई बच्चा नहीं गया प्यार से उसको मारती थी। और ये नहीं कहती थी चलो स्कूल, वो कहती चरा बदमाश, चरा। उसको वो शायद बोलना नहीं आता था चलो, तो चरा बदमाश, और प्यार से। तो वो साथ में एक मुलाजिम होता था, उसको इसको स्कूल छोड़ के आओ। और वो उसने बेचारी 2 मरतबा एक और भी कोशिश की थी कि हम बच्चों को वो काकूल भेज दें मिलिट्री में। तो 1-2 बच्चे बस जाना नहीं चाहते थे, रोने लगे, तो उसने कैंसिल कर दिया। फिर वो ये भी कोशिश कर रही थी कि इंग्लैंड भेज दे, हमें इंग्लैंड भेज दे, पता नहीं वहाँ पे कोई होगा उनका सिलसिला बच्चों को संभालने का। लेकिन बात वही होती थी कि 4-6 बच्चों को इकट्ठा भेजना चाहती थी, लेकिन बच्चे 1-2 रोने लगते थे, हमने नहीं जाना, तो फिर सारा कैंसिल हो जाता था, ठीक है। तो ऐसे बेटा वहाँ पे फिर हम कुछ बड़े हो गए ना, यानी 5वीं क्लास पास कर ली। और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 5 कोई 9-10 साल के तो हो ही गए ना, ठीक है ना। तकरीबन आप 11-12 साल की एज में पहुंच गए। ठीक हो गया बेटा, ठीक हो गया। तो और भी बच्चे बड़े हो गए। तो वहाँ पे एक और भी बात मैं बता दूँ आपको।
वहाँ पे कोई आते थे, गवर्नमेंट के लोग आते थे, ऑफिसर, बच्चों को देखने के लिए। और बच्चों को देखते कैसे थे कि बच्चे लाइन में खड़े हो जाते थे, तो वो देखते, ऐसे प्यार देते 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 फारग अपने घरों को चले गए या ऑफिस में बैठ के चले। तो एक कोई ऑफिसर आए, तो वो बच्चे ऐसे ही खड़े हुए थे सब, तो वो प्यार देते देते आगे, उसने देखा उसमें एक बच्चा खड़ा है, उसके किसी दोस्त का बेटा है, उसके किसी अच्छे घर का किसी दोस्त का बेटा। तो उसने फिर वहाँ पे ऐसा किया था कि उस बच्चे की वजह से, क्योंकि वो स्कूल तो 7वीं 8वीं से मेरे ख्याल में आगे नहीं था, तो उसने अपने ख़र्चे पे कोई 5-6 लड़कों को, ये ख़जाना गेट स्कूल है कोई कचहरी के पास, सही, वहाँ पे दाखिल कराया। वो अख्तर था बड़ा, उसको अख्तर कहते, अख्तर उसमें मुस्वा था एक लड़का, गुलाम मुस्वा, कमाल मुस्वा शायद ऐसा कुछ नाम था, वो था, शकील था, ये 2 का और नाम मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे 5-6 लड़के, गनी था, ऐसे 5-6 लड़के उसने ख़जाना गेट दाखिल कराए अपने ख़र्चे पे। लड़कों को इसने इन्होंने यतीम खाने भेज दिया। सही। ये कितने बच्चे, सिर्फ 15-16 बच्चे गए। तो उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? और 13-14 साल हो गई मेरा ख्याल। 13-14 साल, यानी कि हाँ। 14 से 15 उन साल दिनों कह इतना सकते ख्याल नहीं करते थे कि उम्र क्या है क्या नहीं। वहाँ चले गए, हैं। तो वहाँ बेटा ये यतीम खाने, वहाँ का इंतज़ाम बेटा, हमें पता है कि हमारी क्लास जो है ना, अब भी स्कूल है वहाँ पे, तो हमारे पहले दिन क्लास जो लगी थी वो सड़क पे बैठे थे हम। सही। ये मेन रोड जो जाती है ना, मुल्तान रोड, इसके ऊपर हम बैठे थे। सही। ठीक है। ये यतीम खाना चौक ये तो वीरान था, कोई दुकान नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, सही। बल्कि एक खोखा था जहाँ पे पान सिगरेट वगैरह कुछ बेचते थे लोग, और कुछ नहीं, सब वीरान। और यतीम खाने में तो भाई वो तो दारुल शफ़क़त कहते थे इसको, दारुल शफ़क़त के बच्चे लावारिस नहीं हैं, सब उनके रिश्तेदार। हम जो थे कोई 14-15-16 बच्चे, हम लावारिस थे, तो ये वहाँ रहे। लेकिन मैं ईद के दिन वहाँ से भाग गया चोरी। सही। हाँ, भाग के चला गया। वो मिल्दल अतफ़ाल में हम बाहर जाते थे खेलने, शाम को बहुत बड़ी ग्राउंड थी, फुटबॉल खेलते थे। तो वहाँ और भी कुछ दोस्त बने, लेकिन एक चौधरी इकराम मेरा दोस्त बना, तो मैं चोरी भाग के उनके पास चला गया। सही। चौधरी इकराम के पास। वो माशाल्लाह 5 भाई थे, 2 बहनें थी, माँ बाप, अच्छा भला ख़ानदान, और बड़ा बेटा तो उनका चौधरी इकबाल महकमा ज़राअत में ऑफिसर था कोई। सही। ठीक है। वो भी ऑफिसर, उनके वालिद साहब महकमा इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में वो भी कोई सुपरटेंडेंट थे क्या, ऐसा, वो भी कोई अच्छी पोस्ट पे थे। ठीक है। तो मैं उनके घर चला गया भाग के। तो उनका कोई हिस्सेदारी में मैकलो रोड पे एक कारखाना था, नवाब अहमद ख़ान था एक, नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान, सुना है ये कि उनके कोई रिश्तेदार थे नवाब ममदोट के। सही। नवाब ममदोट के ये रिश्तेदार थे। सही। तो अहमद ख़ान साहब, तो जहाँ आजकल मेट्रोपोल सिनेमा है, यहाँ उनकी कोठी होती थी। सही। नवाब अहमद की। तो वहाँ पे वो कुछ कारखाना उनका था, गवर्नमेंट को कुछ सामान सप्लाई करते थे, पेपर पिन्ने, कोई ऐसा स्टेशनरी का सामान। ठीक है। और वहाँ बनता था, यहाँ इनको सप्लाई करते थे। ठीक है। तो फिर मैं वहाँ जाने लगा, उनका बड़ा बेटा भी, उनके वालिद साहब भी, मैं भी वहाँ जाने लगे। तो वहाँ पे भी 3-4 साल तो ऐसे ही गुज़र गए वहाँ भी। तो 2 साल या 3 साल गुज़र गए, तो चौधरी साहब बेचारे बीमार पड़ गए। बीमार क्या पड़ के, उनको तो वो हो गया, जो एक साइड मर जाती है, क्या कहते हैं उसको, फालिज हो गया चौधरी साहब को। बड़े प्यारे आदमी। और मज़े की बात है कि मुझे तो मेरे माँ बाप के नाम का नाम पता ही नहीं था। तो मैंने फिर वल्दियत उनकी लिखवाई जहाँ भी लिखवानी है।
चौधरी मोहम्मद अली साहब की बल्दियत मेरी उन्हीं की चल रही और है, आज भी उन्हीं के नाम उन्हीं पे? के नाम से है। सही। तो इसलिए कि मुझे तो मेरे माँ बाप के नाम का नहीं पता था, ना बहन भाई सब कुछ, सही। तो उनसे भी गुस्से होकर छोड़ दिया उनको। हम्म, ठीक है, छोड़ दिया तो उनको तो पता था कि इसका तो आगे पीछे है, कोई नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, हम्म, हमारे पास ही आएगा ना। हम्म, ठीक है, लेकिन मुझे बस ये था कि भाई मैं इनका घर का काम भी करूं, सब कुछ करूं, नौकरों की तरह काम भी करता हूं मैं, लेकिन वो मुझसे खुश फिर नहीं होते हैं। फिर भी वो अपने बच्चों को ज़्यादा प्यार कर, मैं पता नहीं, वो भी मुझसे भी करते थे, प्यार करते थे, लेकिन मेरे दिल में वो बैठ दिल गया। में बात आ गई कि मैं आ गई। अपना नहीं हूँ, तो शायद इसलिए शायद ये बात आ हाँ गई। ये बात है, शायद इसलिए मुझसे कम प्यार करते हैं। तो मैंने उनको छोड़ दिया। यानी कि उस वक्त आपकी उम्र अगर अंदाज़न लगाई जाए तो 18 से 19 साल होगी? नहीं, इतनी नहीं थी बेटा, अच्छा, इतनी नहीं थी, 15-16 साल हो गई, 14-15-16 साल, 16 साल। इतनी होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। सही। ठीक है, तो मेरा बेटा वो मैं उनसे नाराज़ हो गया कि और उनको पता है इसका आगे पीछे कौन है, ये तो आएगा इधर घूम के। लेकिन मैंने कहा ठीक है, मैं किसी के दुकान के थड़े पे सो जा, कहीं पे भी किसी के जानने वाले के बाद थड़े पे सो गया, तो ऐसे ही वक्त गुजारने लगा। तो मेरे वहाँ पे एक ज़काउद्दीन एक लड़का था, वो उन दिनों पढ़ता था, आजकल वो टैक्स एडवाइज़र है, चौधरी ज़काउद्दीन। उसके वालिद थे इनकम टैक्स में मुलाजम, सुपरवाइज़र थे। चाचा ताज के नाम से सब जानते थे उसको, सब लोग जानते थे। सही। तो उसने ज़का ने कहा अपने वाले से कि अबू जी वो फजल कभी किसी के थड़े पे सोया होता है, कभी किसी दुकान के आगे सोया होता है, तो आप मेहरबानी करें उसको वहाँ मुलाजमत करवा दें इनकम टैक्स में। उसने कहा क्यों, उधर क्या हुआ? उसने कहा उसने नाराज़ हो गया, छोड़ दिया उनको। अच्छा, उसने कहा भेजो मेरे पास। मैं चला गया इनकम टैक्स के दफ्तर। उसने उसी वक्त अंदर जाके ये जो कसूरी है ना, महमूद कसूरी, ये वो इनके ख़ानदान के थे एक ऑफिसर, उनका नाम था सिकंदर हयात ख़ान। अच्छा, हाँ जी। ये जो थे ना बेटा, ये इनकम टैक्स ऑफिसर थे उन दिनों, पता नहीं 19वें ग्रेड के थे, 18 ग्रेड के थे। तो चौधरी ताज साहब ने उनसे जाके कहा कि जी ऐसे लावारिस बच्चा है, तो अगर आप उसको ऑर्डर कर दें नायब कासद के। उसने कहा कि लाओ कागज़ मुकम्मल कर। वो उसी वक्त कागज़ लेके गए, उसने उसी वक्त ऑर्डर कर दिए मेरे, उसी वक्त। ठीक है, यानी ये जुलाई 65 की बात है, 2 जुलाई 65, उसी वक्त ऑर्डर हो गए मेरे नायब कासद के। अब मेरा तो कोई ठिकाना नहीं, मैं भाई वो जाने लगा ड्यूटी पे जाने लगा, तो ठिकाना कोई था नहीं। उन दिनों एबट रोड कहता हूँ, निस्बत रोड पे एक मेरे पास दुकान पे बैठते थे सूफ़ी, ये जो बड़े सूफ़ी, बड़ा नाम है, इनके रिश्तेदार थे। सूफ़ी अब्दुर्रहमान उनका नाम था गालिबन। उनका ये तंदूर वगैरह था, नान कुलचे वगैरह बेचते थे सुबह। तो एक महीना तो उनके मैं दुकान के बाहर सोया, उनकी दुकान के बाहर सोया, और फिर महीने के बाद मुझे तनख्वाह मिल गई, पता नहीं 65-70 रुपये तनख्वाह थी। तो फिर मैंने एक बैठक किसी से ले ली 25 रुपये महीने किराए पे। ठीक है, यानी कि पहली बार आपने इंडिपेंडेंट हुए। हाँ, और तो दुकान शुरू की, तो एक दुकान नहीं, बैठक ले ली किराए पे। सही। ठीक है, तो बेटा वहाँ रहने लगा और ड्यूटी जाने लगा। जब 3-4 साल गुज़रे तो फिर कुछ ना कुछ जो मुझे जानते थे ना कि इसके आगे पीछे कोई नहीं, वो चाहते थे कि हमारे पास आ जाए, हम इसकी वो शादी वादी कहीं कर दें। तो मैं हर बात जो है ना वो ताज साहब से मैं करता था, चौधरी ताज साहब से। वो मुझे ऊंच नीच से हर बात से मुझे आगाह करते थे कि भी ये काम ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। कुछ और भी एक यानी कि अपने तो ना थे, लेकिन बहुत सारे अपने बने। ऐसा वो कुछ एक तो थे
तो उन्होंने कहा, वो मेरे साथ काम करते थे, मैंने कहा चाचा जी वो कहता है कि इसरार कि हम तुम्हारे तेरे शादी भी कर देते हैं, ये भी करते हैं वो। उसने कहा उल्लू बेवकूफ़, तू उनकी नौकरियां करेगा, अभी तू इस काबिल नहीं है कि शादी वादी करे, छोड़ दे, कोई नहीं करनी। तो मैं फिर जो वो कहते थे मैं वो करता था। सही। ऐसे ही 3-4 जगह से ताज साहब ने मुझे बचाया, और वो उनके बेटे से मेरा ताल्लुक़ चलता रहा। ज़कात साहब से आजकल वो एडवाइज़र हैं टैक्स के, ज़कात एंड कंपनी के नाम से हाई कोर्ट के पास उनका दफ्तर है। तो अब भी वो वैसे का वैसे ही मिलता है। अब मेरी तरह बूढ़ा हो गया, ठीक है। तो कुछ अरसे के बाद फिर कहीं एक जगह शादी हो गई मेरी, ठीक है। शादी हो गई तो उनकी ऐसा था, वो खातून बेवा समझ लें, अकेली थी और एक ही बेटी उसकी, सही। ठीक है। वो भी इसी तरह इसीलिए मेरी तरफ माइल हो गई कि इनको मैं अपने पास रख लूँगी तो हम इकट्ठे रहेंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन मेरी सास के सारे रिश्तेदार थे, उनके 2 भाई भी थे, उनके बच्चे, सारा सब कुछ था, यानी अच्छे वाले लोग रिश्तेदारी उनकी। लेकिन ये अकेली थी, अकेली स्त्री थी कि वो एक बेटी है उनकी। इन्होंने फिर मुझे घर ले जाके ना, मेरा निकाह अपने घर ले जाके कर दिया था, ठीक है। अच्छा, आपका निकाह हो गया? निकाह हो गया बेटा। ये अंदरून मस्ती गेट उसको कहते हैं, चौक चूना मंडी के पास। तो मैं साहबा के साथ ही रहता रहा और जो तनख्वाह मिलती उनके हाथ पे रखता। वो स्याह सफ़ेद की वही मालिक थी। पहले अल्लाह ने एक बेटी दी, 70 की 68 में शादी हुई मेरी, 70 की बेटी की पैदाश। फिर 1.25 साल 1.5 साल के बाद एक अल्लाह ने बेटा दिया, ठीक है। तो ऐसे ही चलता रहा। वो कुछ अरसे के बाद ना, वो जो मेरी बीवी थी उनकी डेथ हो गई। सही। तो वो सास साहिबा बेचारी अकेली रह गई। अकेली रह गई तो वो चाहती थी कि मैं उनके साथ ही रहूं किसी भी तरीके से। बच्चे पल जाएंगे, बच्चे बड़े होते गए, मैं वहीं रहा उनके साथ ही रहा। तो फिर किसी ने उनसे कहा कि ये तेरा दामाद जो है ना, ये ऐसे ही है, कोई इतना समझदार नहीं, तो ये बच्चों को छोड़ के कहीं चला वाला जाएगा तो फिर क्या करेगी तू, बच्चों को कैसे पालेगी, तो तू ऐसे कर, इसकी दूसरी शादी कर दे। तो उसके दिल में बैठ गई कि हाँ, ये है भी ऐसा ही लाही लक्सा जिसको कहते हैं पंजाबी में, तो ये छोड़ के मेरे बच्चों को चला जाएगा, मेरे बेटी के बच्चों को, एक बेटा एक बेटी है, तो मेरे लिए मसला खड़ा होगा। तो उसने बेचारी ने फिर मेरा निकाह अपने बड़े भाई के घर में किया, बड़े भाई की बेटी से किया, ठीक है। तो फिर बच्चे तो बेटा भी बड़े होते गए। तो बेटी जब कुछ बड़ी हुई तो मोहल्ले में मेरी सास साहबा की बड़ी इज्जत थी। सारे उनको आपा के नाम से बुलाते थे, आपा पुप्पो ऐसे। तो सबसे बहन भाइयों के ताल्लुक थे उनके। तो कोई एक ख़ानदान ऐसा भी था कि कारोबारी लोग थे, वो आज़मगलात मार्केट के, बड़े छोटे भी नहीं, बड़े कारोबारी। तो वहाँ बेटी की निस्बत तय कर दी उन्हें, बड़ी बेटी की निस्बत उस ख़ानदान में तय कर दी, ठीक है। तो वो आपको पता ही है कि जो पैसे वैसे वाले कारोबारी लोग होते हैं उधर को तो बहुत से लोगों का ख्याल होता है ना, बिल्कुल, ठीक है। तो बाद लोगों को ये बात शायद अच्छी नहीं लगी कि उसका ये कहाँ बच्ची की निस्बत की तय की है कारोबारी लोगों ने। आपा ये ऐसे ही है, गरीब सी सफ़ेद पोश खातून है, तो इसका वालिद भी बच्ची का ऐसे ही है। तो वो किसी ने क्या कहा, उस जहाँ उसकी निस्बत तय की ना जिस बच्चे के साथ, उस बच्चे के दादे ने कहा अपने बेटे से, बेटा उसका कौन, यानी बेटी का होने वाला ससुर, उससे कहा कि ओ मराजदीन तू कित्थे निस्बत तय करती बेटे दी, उस बंदे का तो प्यो का तो ना अगे का पता ना पिछे का पता, ना आगे का पता है ना पीछे का,
तूने कहाँ निस्बत तय कर दी है बेटे की, तू कारोबारी लोगों में कर, वहाँ क्यों? उसने कहा वो नहीं अब्बा जी ये जो हो गया ठीक है। तो लेकिन मुझे ये बात का पता चला कि उसने कहा कि उसका आगे का पता ना पीछे का। बात तो उसने ठीक की थी, ठीक है ना, बाकी मुझे नहीं पता कि मेरे माँ बाप कौन है क्या नहीं। ऐसे एक वहाँ मोहल्ले में और भी ख़ानदान था, वो ये ज़रगर थे, सोने का काम वाम दुकानें उनकी थी। तो उनकी वालदा बूढ़ी थी, वो उसने कहा कि आपा ने अपनी तीजा के दिन निकाह करता है। उन्होंने कहा जी वो ऐसे ऐसे है, इनकी फूफी ने पाला था शायद कहीं से अडॉप्ट करके, तो वो उसके साथ की। उसने कहा उसने पाला था इसके माँ बाप। उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं है उसका। उसने कहा खुदा के बंदो ये कैसे हो सकता है कि कोई बच्चा हो उसके माँ बाप ना हो, बहन भाई ना हो, रिश्तेदार ना हो, ये होता है कहीं? तो उन्होंने कहा नहीं इसका नहीं कोई भी नहीं है। उसको नहीं पता था कि ऐसे ये तो आया है माँ बाप को पार्टीशन के दौरान सारा मामला, ठीक है, तो उसको नहीं पता। उसने कहा है ये सबको मार के आ गया, इतने नसीबों। वो बड़े मजाक में बात उसने कर दी कि हैं ये इतना नसीबों वाला कि सबको मार के आ गया। तो ये बातें मुझे बड़ी दिल पे चोट कर गई, बड़ी मुझे इस बात की तकलीफ़ हुई। हालांकि मैं चाहता नहीं था, जब मैं नौकर हुआ था तो उस्ताद साहब ने कहा तेरा सारा फीचर छपवाते हैं अखबार में, तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैंने उसने कहा तुझे माँ बाप नहीं याद आते यार, कैसा है तू आदमी? मैंने कहा जी मुझे नहीं याद आते, जिनको मैंने नहीं देखा, ना नक्शा ना बात मेरे जहन में है ही नहीं, मैं क्यों उनके लिए कहाँ मैं ये फीचर छपवाता फिल्म क्या, मैं नहीं ठीक। लेकिन वो फिर मेरे जहन में आया कि यार वाकई मेरे बच्चों को तो पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कि मेरे माँ बाप कौन थे कौन नहीं थे, कहाँ हैं भी कि नहीं हैं। फिर आपके दिल में ये बात आई कि आप माँ बाप को तलाश किया जाए, तलाश किया जाए, या मुझे कम से कम पता चल जाए तो चले कि कहाँ से। तो फिर मैंने वो उन्हीं दिनों में, क्योंकि ये बादशाही मस्जिद गुरुद्वारा रंजीत सिंह की मड़ी जिसको कहते हैं ना, ये पास ही है, तो मैं पैदल चला जाता तो वहाँ के कोई मुझे कहीं मिल जाए उधर का। वो जिस गांव से मैं आया था उस गांव का मुझे नाम याद था, पूड़े उसको कहते थे, पूड़े, हाँ, चमकौर साहब के साथ था। और ये भी मुझे पता था कि उस गांव को, पूड़े गांव को थाना कौन सा लगता है, चमकौर साहब, तहसील कौन सी रखती है, रोपड़, ज़िला कौन सा लगता है, अम्बाला। ये मुझे पता था क्योंकि वहाँ तो मैं 8-9 साल 10 साल का रहे थे, ठीक है, तो वहाँ भी रहा, दूसरे गांव में भी छुप के रहा, तो वो मुझे पता था। फिर मैंने काफ़ी अरसा में 5-6 महीने जाता रहा। फिर मुझे एक फैमिली मियाँ भी मिल गए, मेरे पास उनकी तस्वीर है, मैं आपको सेंड करूँगा। सबसे पहले मुझे वो मिले, सही, गुरुद्वारे के बाहर। सही, मैं उनको बातों बातों में मैं मिन्नत समाजत करके मीनार पाकिस्तान ले गया, वहाँ पे बिठाया, पानी वानी पे उनको कहा कि मेरा ऐसा मामला है, तो फलां गांव है, वो गांव का मुझे पता है, वहाँ आप अगर पता करोगे आपको पता चल जाएगा कि इस नाम के सरदार हैं, वचन सिंह नाम के, उनकी बीवी का नाम है ज्ञान कौर, जिनको मैं हमेशा माँ की जगह चाचा चाची कहते रहे। मुझे तो पता ही नहीं कि माँ बाप भी कहते हैं, मुझे तो पता चाची कहते हैं या चाचा कहते हैं, यही रिश्ते मुझे तो मेरे लिए हैं। सही। तो वहाँ पता करोगे आप, मेरा एड्रेस तो ले जाओ ना, मेरे पास उनका एड्रेस पूरा नहीं है, क्या है क्या नहीं, तो आप उनसे कहें मुझे ख़त लिखें, ठीक है। फिर वो देर से उन्होंने कहा कि ये कटाई के दिन हैं गंदम के, इससे फारिग होके फिर हम कुछ करते हैं। फिर वही हुआ, उन्होंने 6-7-8 महीने के बाद ख़त आया, तो उसमें बड़ी अच्छी बात उन्होंने लिखी थी। वो पंजाबी में, जो पंजाबी में ये लिखते हैं ना, जी जी, वो हम नहीं पढ़ सकते, ये पंजाबी तो हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पे जो पंजाबी लिखी जाती है वहाँ की पंजाबी मुख्तलिफ होती है, मुख्तलिफ, वो नहीं पढ़ी जाती। उसमें ख़त आया तो मुझे, मेरी जाने बोला, वो मुझे पढ़ना नहीं आता, तो वो किसी ने पढ़ के नहीं सुनाया मुझे, ठीक है। अच्छा, तो वो ख़त आपके पास आया? ख़त, हाँ, ख़त तो बेटा भाई पोस्ट, ये तो ख़त आते ही आते थे, ठीक है। ख़त इंडिया से मैं भी उनको ख़त लिखता था। कितनी देर बाद ख़त आया उनके जाने? वो कुछ 7-8 महीने के बाद, 7-8 महीने के बाद। उसके बाद फिर पहले तो उस ख़त का मसला हुआ ना कि मुझे पढ़ना नहीं आता, कोई पढ़ के नहीं सुनाता। फिर उसने, जिसने पढ़ा वो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा भी उसमें तो लिखा है उस खातून ने जो तेरी चाची है,
तो उसने लिखा है कि मुझे तो आज भी ऐसे लगता है जैसे मैं तुझे गोद में उठाए बैठी हूँ, प्यार कर रही हूँ। ज्ञान कौर के ये अल्फाज हैं लिखे हुए उसमें, ठीक है। तो फिर मैं उनको तो वो इस वक्त ख़त आपके पास मौजूद नहीं है? वो मैंने दे दिए थे किसी को ना, किसी को दे दिए थे। हाँ, तो वो ख़त मिला वो नहीं? लेकिन वो आपको हो सकता है कहीं से मिल जाए, चलो देखेंगे। मैंने उनको ख़त लिखने शुरू किए। मैं जब भी ख़त लिखता तो वो हेडिंग ये लिखता, मुझे मेरे माँ बाप का प्यार देने वाले चाचा बच्चन सिंह और चाची ज्ञान कौर, मुझे मेरे माँ बाप का प्यार देने वाले चाची ज्ञान कौर या चाचा बच्चन सिंह, ये मैं हेडिंग में ये लिखता था। क्योंकि पहले माँ बाप आपके लिए तो वही थे। तो लिखता भी मैं यही था, हेडिंग मेरी यही थी, ठीक है। तो उसमें बेटा वो वक़्त गुज़रता गया। तो फिर ये 73 में एक ख़त आया वहाँ से कि इस गांव से कुछ लोग आएंगे, आप इनको से मिलें, इनको मिलने की कोशिश करें। तो उनके लिए मिलने के लिए भी बड़ी मैंने तो दौड़ की, और उल्टा बल्कि किसी ने पूछ-गीछ के लिए बिठा लिया कि तू इनसे क्या बातें करता है। मैंने कहा जी ये मामला है, तो मैं चाहता हूँ कहीं से माँ बाप मेरे को पता चल जाए। मिलना तो मैं, इतनी उम्र गुजर गई है, बुढ़ापा आ गया है, अब बुढ़ापे में ख्याल आया कि माँ बाप का पता होना चाहिए, तो इसलिए वो इसमें लगा हुआ। तो उन्होंने कहा छोड़, वो कहाँ इतनी उम्र कहाँ कोई जिंदा होगा, वो मर खप गए होंगे। तो मैं परेशान तो हुआ, लेकिन दिल को तो तसल्ली होती है। लेकिन कोशिश आपने जारी रखी? हाँ, वो जारी रखी। वो फिर वो बड़ी वो भी लंबी चौड़ी बात थी कि मुझे एक मियाँ बीवी मिल गए उसी दौरान, दूसरे तीसरे दिन। तो उनकी मैंने मिन्नत समाजत की, तो वो ऊपर से सास साहिबा उनको ले गई घर पे, नाश्ता वाश्ता खिलाया। मियाँ बीवी थे बूढ़े। उसके बाद दुकानों पे उनको कपड़ा वपड़ा भी लेके दिया, सब कुछ। उन्होंने बेचारों ने वो लोगों को ढूंढ के पहुंचा दिया इनके पास घर पे, ठीक है। तो उनमें उस गांव से बूढ़े जो गांव है ना, वहाँ से कोई 3 लोग थे। 3 लोग, एक तो उनमें मेरा दोस्त था बचपन का, पाल वो मेरा दोस्त था। वो उसके बताने मैं तो भूल गया था। उसने कुछ बातें बताई, घर पे बताई, उसने बताया कि इसने मुझे जौहर में धक्का दे दिया था मैंने, तो इसको फिर मैं डूबते बच गया था। तो लेकिन इसको बड़ी मार पड़ी थी मुझे। अच्छा। मुझे फिर कुछ ख्याल आया कि हाँ हुआ था ऐसा कुछ। तो बहुत बड़ा जौहर था बेटा, तो वहाँ पे शायद उसको धक्का मैंने दे दिया, तो वो बच गया था, ठीक है। उसने फिर वो घर पे भी हमारे 4-5 लोग आए थे फिर, नाश्ता वाश्ता सास ने उनकी अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी आओ भगत की। तो वो पाल से फिर मैंने कहा कि पाल यार मेरे तो माँ बाप का किसी का पता नहीं चला, तो अगर वहाँ पता करके बताओ मुझे कहाँ से लेके आए थे चाचा जी चाची। यानी कि वो पाल, वो जो बचपन में वहाँ हाँ इंडिया में आपसे मुलाकात हुई थी, बचपन जिसके साथ गुजरा था। हाँ, इकट्ठे खेलते थे। हाँ। हमसाया था। तो उसने पहचान लिया, यानी कि उसको पता चल गया। उसने पहचाना, पता नहीं मुझे, उसने पहचाना नहीं, खतो खिताबत होती थी ना। सही। ज्ञान कौर ने तो, चाची ने तो बताया होगा उनको। सही, ठीक है। सही। फिर यहाँ पे बहरहाल वो मिल गए, तो उसने बच्चों को, मेरी बेटी को, जो बड़ी से छोटी है उसको अपना कुछ पैसे वैसे घर पे नाश्ता हुआ, रात को भी कुछ खाने पे बुलाया उनको। दूसरे दिन फिर नाश्ते पे बुलाया। नाश्ते पे 3 की बजाय 5 लोग आए, उनको कुछ छोटे मोटे कुछ तोहफे भी सास साहबा ने दिए। वो चाची के लिए भी कुछ चीज़ कुछ भेज दी चाचे के लिए। तो उनसे फिर मैंने पाल से कहा कि बेटा वो पाल मियाँ, मुझे तो पता ही नहीं अभी तक आगे पीछे का कोई पता नहीं। उसने कहा अच्छा क्यों, तुम्हें पता क्यों नहीं? मैंने कहा यार बस कैंपों में, दारुल शफ़क़त में ऐसे ही वक्त गुजर गया। अब नौकरी वोकरी तो कर रहे हैं, लेकिन वो शादी भी होगी, सब कुछ हो गया, लेकिन अपना कुछ किसी का नहीं पता, अपने खूनी रिश्ते का किसी का पता ही नहीं, वो दुनिया में है नहीं है। ठीक है। तो उसने कहा चलो कोशिश करते हैं। फिर वो जाके उसने कुछ अरसे के बाद मुझे ख़त लिखा था कि यहाँ से कुछ 4-5 मील के फासले पे एक गांव है जिसका नाम है रायपुर अरैया। रायपुर अरैया। ठीक है।
ये हिंदुस्तान में? हाँ, ठीक। तो वहीं पे चमकौर साहब के पास, बूढ़े के पास, यानी बूढ़े से 4-5 कोस मील के फासले पे। सही। कितना होगा आपको पता होगा, भी मुझे तो नहीं पता, ठीक। लेकिन मेरे वो ख़त में लिखा हुआ है सही। कि 4-5 मील के फासले पे वो गांव है, वहाँ से तुम्हें लेके आए थे। ठीक है, ये मैंने यहाँ से पूछा है। तो वो कहाँ चले गए मुझे हमें नहीं पता। तेरे माँ बाप पाकिस्तान पहुँचे हैं, नहीं पहुँचे, रास्ते में मारे गए, ये मुझे हमें नहीं पता। ठीक है, वो फिर मुझे ये क्योंकि उसका मोहम्मद अली साहब जिसकी वल्दी में वल्दियत लिखी हुई है ना, उनका नाम था चौधरी मोहम्मद अली। तो उनके आगे पीछे चौधरी लिखा हुआ था, तो मुझे भी चौधरी आगे लिखना पड़ता था। सही है। लेकिन मैं शर्मिंदा बहुत होता था, इसलिए कि यार मैं पता नहीं किसकी औलाद हूँ, कौन लोग हैं, लेकिन ये चौधरी लोग क्या कहेंगे, ये भी चौधरी बन गया है। ठीक है, चौधरियों को वो जूतियाँ सीधे करते करते उनके सारा ये भी चौधरी बन गया। ठीक है, तो ये बेटा ये कुछ बातें तकलीफ़ दे थी, लेकिन फिर रिश्ता जो निकला इन्हीं से निकला, क्या नाम है, चौधरी राई लोगों से। तो फिर बाद में फिर कुछ अर्से के बाद उन्होंने कहा कि भाई तेरे जो बड़े थे बाप दादा, वो वहाँ पे एक तो तेरे कोई रिश्तेदार थे, वो वहाँ पे ये थे नंबरदार थे। और सारा वहाँ तो गांव में पूरे में उनका ही हुक्म चलता था, तेरे दादा का। करम बख्श था शायद उनका नाम, मेरे पास नाम भेजे हुए हैं नाम सारे। तो ये मेरे फिर बाद में जब मेरे 40 साल के बाद वो कोशिश करते करते किसी ने कहा कि यार ये कोई बात, वो ख़त जो है मैं पढ़ाता था दोस्तों को कि तुमको पता चले कि यार कुछ मतलब बिल्कुल ही गए गुजरे नहीं है, कुछ ठीक करके बच्चा था। ठीक है, वो करते 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 ना, तो कुछ अरसे के बाद मालूमात ये मिल गई कि वहाँ पे नंबरदार और उसने कहा एक दफ्तर का आदमी था, उसने कहा यार ये तो मसला ही कोई नहीं था, तू इतने अरसे से मेरे साथ है, तो बताता तो सही। मैंने कहा वो कैसे? उसने कहा ये नाई लोग जो होते हैं ना, तो गांव के सारे काम ही नाई लोग करते हैं। ऐसे ही है, उनको सब पता है जो इंडिया से कौन से गांव से उठ के आए हैं और कहाँ आबाद हुए हैं पाकिस्तान में। सही है। ऐसे ही एक 82 लोग हैं, ये जो ब्याह शादियों पे सारा काम ये करते थे। इनको पता है कहाँ से इंडिया से कोई गांव, किस गांव से उठे हैं, यहाँ कहाँ आबाद हैं। ठीक है, तो ये तो मसला ही कोई नहीं था। तो उसने जब ये बात बताई तो मैं भी खुश हो गया कि यार ठीक है। तो उसने ये बात बताई, मैं खुश हो गया कि यार ये तो वाकई बड़ा आसान है। तो लेकिन ये उसको ढूंढते ढूंढते वो नाई को और मिरासी को जो उनके जद्दी थे वो तो अच्छा है, ये भी ये रोपड़ के थे, ये जिसने ये मुझे बात बताई थी। यानी जो चाचा जी चाची के गांव को लगता था ना, तहसील जो लगती थी वो वहाँ के थे। ठीक है, उसने कहा ये तो मामला कोई नहीं, पहले वो बहाल उसने ट्राई शुरू कर दी। लेकिन ये ढूंढते ढूंढते भी तकरीबन 83, 5 साल गुजर गए। 5 साल मज़ीद गुजर गए कि वो कभी ये गया तो वो नहीं मिले, वो आगे वो आए तो ये नहीं मिला, ऐसे 5 साल गुजर गए। 5 साल के बाद उसने कहा कि यार वो तो मर गया, वो नाई जो था, जो जिसको मालूमात थी या जो मिरासी था। चलो बात ख़त्म हो गई, दवा करो। फिर एक दिन अचानक से वो फारिग था, वो भी मैं भी फारिग था। तो ये उसने कहा शेखपुरा मेरी बहन रहती है, चलो वहाँ सैर भी करके आते हैं, उनको मिल के आए। चला गया मैं साथ, उनकी सिस्टर के घर पे गए शेखपुरा में। तो उन्होंने दोपहर को वहीं रखा, खाना मैंने खिलाया, सब कुछ। उसने कोई इसका ऐसे आदमी को उसको सारी बात उसने पहले बताई हुई थी, ये गफ़ार ने अपनी सिस्टर को। तो सिस्टर ने कोई ऐसा आदमी बुला लिया, उनके जानने वाले थे, जिसकी शादी हुई थी हमारे रायपुर औरैया में, यानी कि हिंदुस्तान में। वो ऐसा आदमी उनको मिल गया, उसको बुलाया।
तो उसने कहा यार ये तो वाकई कोई मसला नहीं था, लेकिन तूने इतना अरसा ऐसे गुजार दिया, चलो देखते हैं करते हैं कुछ लोगों को। उसने फिर पहले कुछ लोग इकट्ठे किए जो मुझे रिजेक्ट कर गए कि हमारा नहीं है, हमारा बच्चा उन दिनों 6-7 ये साल। 87 की बात बता रहे हैं आप? हाँ, ठीक है, 87 ठीक की, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने कहा, जो पहले लोग आए ना, उन्होंने कहा नहीं हमारा बच्चा तो 6-7 साल का था, वो उसको तो वालिद का वालदा का सबके नाम जानता था। मुझे किसी के नाम का नहीं पता, मैं क्या बताऊं, ठीक है। लेकिन मेरे कुछ वो चाची ज्ञान कौर के घर में कुछ दोहराई जाती थी कुछ बातें। एक तो मेरे 2 कमीज़ें पहनी हुई थी, सही, यानी नीचे कोई पुरानी कमीज़ है, ऊपर नई पहना दी उन्होंने, सही। और हाथों में ना ये बेटा चांदी के कंगन से उन दिनों बोर वाले वो बच्चे पहनाए पहनते जाते थे, थे, कड़े पहनाए जाते कड़े थे। कड़े से ना, सही। तो वो पहने हुए थे मैंने। ये 2 बातें तो मुझे ये पता थी। एक ख्वाब की तरह ये भी था कि मेरे घर में किसी को जीलू जीलू करके बुलाते थे, सही। मुझे नहीं पता उससे क्या ताल्लुक़ था। तो ये बातें जब वो इनकार करके जाने लगे ना, जो पहले लोग आए थे 4-5, तो उनको मैंने कहा कि यार ये ख्वाब की तरह, क्योंकि चाची के घर में ये दोहराई जाती थी 2 कमीज़ें, नीचे कुछ नहीं, इतना छोटा, तो नीचे कुछ नहीं पहना हुआ 2 कमीज़ें और वो कड़े चांदी के कंगन से, तो ये 2 और जीलू किसी को कहते थे। तो वो चले गए, बेचारे वापस चले गए। तो वापस गए, सुना है कि आते हुए भी मेरे मामू वहाँ रहते थे फैसलाबाद में, ये किसी और गांव में थे, वो 19 चक समाना है, वहाँ पे मेरे मामू के जानने वाले थे, वहाँ पे बैठ के चाय वाय पी के बता के आए थे कि हम जा रहे हैं अपना, वो बच्चा पीछे रह गया तो उसको शायद अगर मिल जाए तो ठीक है। तो वापसी पे भी वो मायूस से होके वहाँ फिर चले गए मेरे मामू के घर में। तो वहाँ उन्होंने बताया कि भाई हमारा नहीं है, लेकिन 2-3 बातें उसने बताई हैं। एक तो ऐसे किसी को उसको जीलू कहते हैं, ऐसे ऐसे, तो ये बात है। तो वहाँ शायद गुजरते गुजरते मेरी ताई, जिसको मैं नहीं जानता था, ना ताई किसी को ख़ानदान को जानता ही नहीं, तो वो गुजरते वो भी वहाँ पे आ गई कहीं, उसने बात सुनी तो उसने कहा ये तो भाई हमारा बच्चा है। मेरी छोटी वो ताई थी, वो मेरी वालदा जो थी उनके देवरानी थी। देवरानी थी। ये रिश्ते का मुझे इतना पता नहीं, देवरानी थी। तो उसने कहा ये तो मेरी देवरानी का बच्चा मजीद है। मजीद है। मजीद। फिर आपको पता चला कि मेरा असल नाम मजीद है। तो वो तब भी नहीं, वो तो फिर उसके बाद वो उनको वहाँ सारे गांव में ही बात पता चल गया। उस ताई साहबा जहाँ भी जाएं बात करें कि मजीद का पता चला, मजीद का पता चला, मजीद का। तो वो कोशिश करते रहे, लेकिन जल्दी कोई मामला बना नहीं। ऐसे निपटे नहीं हैं। दरानी जिठानी क्या कहते हैं, देवरानी। देवरानी ये। तो मेरी वालदा का भी मेरी ताई से कोई अनबनी थी काफ़ी ज़्यादा। तो वालदा का ठिकाना कोई नहीं था। ठिकाना इसलिए नहीं था कि उस वक्त तो सारी कहानी का मुझे पता नहीं था बेटा, लेकिन वो लाहौर में मेरी बड़ी सिस्टर रहती थी, तो वो उनके पास आई हुई थी, अपनी मेरी बड़ी बहन के पास, सिस्टर के पास। तो वहीं पे फिर वो ताई साहबा अपने बच्चों को लेके, बेटों को लेके यहाँ आई। उसने कहा ऐसे पता चला है वो मजीद का, तो उसको मिले। तो उन्होंने कहा अच्छा भी देख लो, हो नहीं सकता। तो 12 फिर बाद में बेटा वो मेरा बहनोई, उनके बच्चे, वो ये अफजल, वो ताया का बेटा, ये सारे आके मुझे मिले। उन्होंने देख के कहा कि हमें कुछ बताओ पुरानी बातें। मैंने कहा यार मुझे नहीं कुछ पता, मैं तो इतना बता सकता हूँ कि वो कि 2 कमीज़ें थीं, वो चांदी के कड़े कंगन, और घर में किसी को जीलू कहते थे। इसके अलावा तो मुझे नहीं पता किसी का भी, माँ बाप बहन भाई कितने मुझे नहीं पता। तो उन्होंने तो वो कन्फर्म देखते ही कर दिया था, इसलिए कि मेरी शायद वालदा से, बड़े भाई से, जो फिर मैं 70 साल के बाद में हर चीज़ का पता चला
कन्फर्म जो हुआ, कंफर्म जो हुआ। कन्फर्म हुआ ये 40 साल के बाद, सही। यानी 87 में। 87 में जाके ठीक है, आपको अपनी वालदा का पता चला। वालदा का, हमशीरा का, फिर मामे ताए सबकी औलादें। तो जब कंफर्म हो गया तो आप कैसे मिले? वो दफ्तर आ गए थे बेचारे ढूंढने के लिए, मेरे बहनोई अपने सही। बच्चों को लेके। अच्छा, तो गाजियाबाद आ गए। हाँ, आप वहाँ पे बड़ी वो बहन भी मेरे गए। दफ्तर के भी 2-3 लोग साथ गए थे। सही। तो वो उन्होंने देख के, मैं सुना है मेरे बड़े भाई जिसको मैंने नहीं देखा, उससे मेरी शक्ल बहुत मिलती है। सही। मैं सुना बात भी उसी की तरह करता हूँ, सही। आहिस्ता बोलता हूँ, और माँ से भी मेरी शक्ल बहुत मिलती है। सही। बकौल उनके, मुझे तो नहीं पता। ठीक है, तो इन बातों से बाद लोग पूछते हैं कि तेरी तसल्ली होगी कि तेरे माँ बाप ने, मैं तेरे बहन भरा सारे। मैंने कहा मेरी तसल्ली की ज़रूरत नहीं है, उनकी ज़रूरत है, उनकी तसल्ली चाहिए मुझे। मेरी तो सारी ज़िंदगी गुजर गई, उम्र गुजर गई मेरी। ठीक है। अब तो मैं इसलिए वो एक ने कहा है वो आगे का पता ना पीछे का, तूने उसकी बेटी ले ली, वो जो चोट लगी थी दिल वो ठीक है ना। एक ने कहा है इतना नसीबों वाला है, सबको मार के आ गया। ठीक है, हुज्जतबाजी उसने की। अच्छा, तो वालदा से आप मिले, यहाँ से गए या वालदा आई? नहीं, मैं ही गया ना वालदा की तरफ। कहाँ, कौन सी जगह? ये गाज़ियाबाद है, गाजियाबाद। लाहौर में गाज़ियाबाद है, इधर जी जी। इधर तो सदर की तरफ ना, सदर से आगे। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे फिर ताई भी थी, ताई के 2 बेटे भी थे। वो सारे सुना है कि देख वे दरबार में वो बांट के गए, कुछ करके गए। उन्होंने देखते उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि हमारा ये मजीद है। ठीक है, लेकिन मेरा तो भाई पहले मिदा शायद कहते, हाँ ये भी मेरे ज़हन में था कि गालिबन मुझे मिदा कहते थे, तो मेरा नाम हमीद होगा। मजीद का तो हमीद नहीं बनता ना, हमीद का बनता है। ठीक है, ठीक है। सही। तो मुझे ये जहन में था कि मेरा नाम शायद हमीद होगा। तो मैंने बड़े बेटे का नाम भी दुनिया से चला गया वो, तो उसका नाम हमीद रखा। इसीलिए उनकी जो बेटा वो हालांकि 2 बेटियां हैं। तो एक मरतबा मैंने उनसे कहा कि बीबी कहते हैं हमारे यहाँ, बड़ी माँ को भी, खाला जो भी है, बीबी। ऐसे ऐसे मैं सोचता था अमूमन कि मेरे माँ बाप गरीब होंगे जिन्होंने मुझे ढूंढा ही नहीं, पता ही नहीं किया। उसने कहा मजीद ऐसा नहीं है, बहुत कोशिश की, बल्कि तेरी माँ तो मरते दम तक, तुम्हारे मिलने तक यही कहती रही, बहन वो जो पीछे रह गया वो आ जाए। उसको हालांकि मेरे सामने किसी खातून ने कहा कि मैंने आंखों से देखा मरा हुआ लाशों में पड़ा वो। ठीक है, तो मैं कहती थी बहन कहाँ से आ जाएगा, वो फलां खातून ने कहा नहीं तुझसे कि मैंने खुद मरा हुआ देखा है। लेकिन वो फिर भी नहीं रुकी, वो यही कहती थी कि वो जो पीछे रह गया है वो आ जाए। क्यों? पाकिस्तान में आके फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे माँ बाप, मैंने बहुत गुर्बत देखी, इन्होंने भी, मेरे माँ बाप ने भी। और वहाँ तो 2.5 मरबे ज़मीन थी बेटा, ये डंगर मतलब गाय भैंसे ये वो बहुत कुछ था। तो उसकी वहाँ फसल बड़ी ज़बरदस्त होती थी। सुना है कि वहाँ की बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन थी, तो उसकी फसल बड़ी संभाली नहीं जाती थी इनसे। यानी दूध घी वगैरह इतना वाफर होता था कि किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर यहाँ जो लुटे पुटे सुना ये आ गए, मैं तो साथ नहीं था, आपको पता है मैं साथ नहीं था। फिर यहाँ पे इन्होंने बड़ी मुश्किल वक्त गुजारा, यानी खाने पीने को पैसा भी नहीं है, लुटे पुटे आए हैं, किसी ने इतना ख्याल भी नहीं किया। तो यहाँ बस वो गुर्बत में ही मेरे वालिद साहब सुनाए चले गए दुनिया से। ठीक है, फिर मेरे भाइयों के पहले बड़े से छोटा रहमदीन नाम था गालिबन उसका, वो चला गया दुनिया से, बीमार हुआ। फिर मेरा बड़ा भाई रहमदीन मेरी शक्ल का, वो चला गया। फिर उससे छोटा, तो वो वालदा तो इतनी खौफज़दा रहती थी, वो मिलने के बाद कोई बात नहीं करती थी, खामोशी थी जगह उसकी। वो हर वक्त पानी रहता था, गली गली सी। तो लेकिन बड़े
खामोश थी, बस किसी से बात नहीं करती तो थी। पहली बार आप मिलने जब गए वो तो वालदा ने आपको देखा, पहचान लिया? बात ये है, वो क्या पहचान थी, सारी ज़िंदगी तो उसने गुर्बत में, यानी इंडिया से आके गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी, ठीक है। मियाँ उसका खामद दुनिया से चला गया, उसके 3 बेटे वो दुनिया से चले गए, एक पीछे रह गया, उसके पास क्या बचा, एक बेटी, कुछ भी नहीं, ठीक है। और गुर्बत इतनी कि घर का ख़र्चा पता नहीं कैसे चलाती होंगी, ठीक है। तो बेटा जो तकलीफ़ें मेरी वालदा ने देखी है ना, मैंने नहीं देखी, जो मेरी ताई ने, उसके ख़ानदान ने देखी हैं, मैंने नहीं देखी। मैंने तो बड़ी ऐश की है बेटा सारी ज़िंदगी। मैंने तो अपनी मर्ज़ी का खाया पिया है, जब से नौकरी किया, अपनी मर्ज़ी का खाया, अपनी मर्ज़ी का पहना है, अपनी मर्ज़ी की सैरें, अपनी नींद सोया हूँ, अपनी नींद जागा हूँ, ठीक है। तो तकलीफ़ में तो रहे मेरे वालदा रहे, वालिद तो दुनिया से जाके उनकी तो जान छूट गई, भाई भी दुनिया से चले गए, एक बहन थी, सुना है 2 बहनें थी, एक बहन थी वो पहले वो भी चली गई। तो रह कौन गया, मेरी वालदा और एक बहन, ठीक है, उसकी बेटी, एक बेटी। तो उन्होंने जैसे ज़िंदगी गुजारी है, तो वो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो बेटा। जो एक बड़े हुए घर में से फिर ऐसे गुर्बत आए कि उनको खाने के लाले पड़ जाएं। मुझे बेटा सभी लोग पूछते हैं कि जब तुम पहली मरतबा तुम माँ से मिले, क्या महसूस किया, उन्होंने क्या किया। उन्होंने ज़िंदगी में इतने दुख तकलीफ़ें देख ली थी कि उसने सिवाय एक बात के कि वे मजीद तो कितने चला गया सी, इसके अलावा उन्होंने कोई बात ही नहीं की मुझसे। वे मजीद कितने चला गया सी, इसके अलावा कोई बात नहीं की। बेटा दुआ किया करो, मैंने इस सबक सीखा है मैंने कि अल्लाह के यहाँ दुआ किया करो, रोज़ाना किया करो, कि ना तो अल्लाह करे कि किसी छोटे बच्चे के सर से उसके माँ बाप का साया उठे, किसी छोटे बच्चे के सर से। दुआ कि आपको भी मैं कह रहा हूँ, दुआ किया करो, सारी ज़िंदगी करनी है कि छोटे बच्चे के सर से उसके माँ बाप का साया ना उठे, और ना ही मुझ जैसा बूढ़ा माँ बाप, मुझ जैसा बूढ़ा माँ बाप अपनी जवान औलाद का दुख देखे। वो क्यों? वो बेटा इसलिए कि जब अल्लाह औलाद देता है ना, औलाद नरीना जिसको कहते हैं, वो देता है तो इंसान के जहन में ये बात बैठ जाती है कि अब मैं मरूंगा, मेरे लिए ये कंधे हैं, ये मुझे कब्रिस्तान ले जाएंगे। तो अगर वो बूढ़ा वो अपने बच्चे को, जवान बच्चे को, 22 साल के बच्चे को अपने कंधों पे लेके जाए कब्रिस्तान, क्या हालत होगी, ठीक है बेटा। और ना ही कोई ये माँ बाप को चाहिए कि दुआ करे, अल्लाह जी हमें अपनी औलाद का दुख ना दिखाना, अल्लाह ताला सब जवान दुख औलाद का। और ना कोई बच्चों के सर से किसी बच्चे के साया उठे माँ बाप का। वरना तो बेटा ऐसा होता है कि ये जो पतझड़ आता है ना सर्दियों के बाद, खिज़ां जिसको बोलते हो, तो बेटा वो पत्ते तो गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं, गिरे हुए पत्ते, वो हवा चलती है, शुमाल मगरिब से मशरिक़ चले, मशरिक़ से मगरिब चले, शुमाल से जनूब चले, जनूब से शुमाल चले, वो चलेगी। अल्लाह की कुदरत है ना, निज़ाम है उसका, हवा चलती है, वो पत्तों को उड़ा के जिस तरफ मर्जी ले जाए। लावारिस बच्चों का ये हाल होता है बेटा, सूखे पत्तों की तरह, सूखे पत्तों जैसा, जहाँ हवा ले जाए वहाँ जहाँ ले जाए, और हवा चलती है, ये कानून कुदरत है। आखिरी बात कि हिंदुस्तान से जब आप आ गए 47 के बाद, 87 में वालदैन मिले, उसके बाद कोई ऐसा साथी आपको मिला हिंदुस्तान से? क्योंकि आपकी एक वीडियो पहले चल चुकी है यूट्यूब पे, तो उसका भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप खुलासा करें। उसका जिक्र ऐसे है कि वो पैच वर्क मेरी उस कहानी का मुकम्मल हुआ है। वो ऐसे हुआ कि मुझे मैसेज आया, एक बड़ा लंबा नाम लिखा हुआ था, कर्नल रिटायर्ड बलबीर सिंह तूर, उसका, कि भी मुझे किसी तरीके से मेरी बात कराओ।
उसकी नज़र पड़ी अचानक से यूट्यूब पे, उसने कहीं खोला तो मिलिट्री से रिटायर्ड है वो कर्नल बलबीर। तो मेरे तो जहन में नहीं है वो, मुझे तो उसके माँ बाप का नक्शा हल्का सा मेरे जहन में है, या उसके बड़े भाई का, दो लोगों के नक्शे थोड़े थोड़े मेरे पास, ऐसे जैसे ख्वाब होता है। वो जब मैं नहीं छुपता था कहीं पे, तो वो मुझे मेरे चाचा चाची अपने रिश्तेदारों के दूसरी जगह छोड़ आए गांव में। उस गांव का नाम भी मुझे मेरे ज़ुबान पे नहीं चढ़ता, पता नहीं क्या मामला है। तो वो वहाँ पे उनके छोटे भाई जो थे, उन्होंने कहा कि मैं अचानक से मैंने देखनी वो सुननी शुरू की वो वीडियो, तो उसमें लिखा था कि बूढ़े, वो तो उनका छोटा बेटा तो मेरे जहन में नहीं। मुझे तो इतना याद था कि किसी गांव में मुझे छोड़ा थे छुपा के, छुपने के लिए। तो वहाँ पे वो सरदार फैमिली थी, उनका बड़े बेटे का नाम था काका, काका उसको कहते थे। उनके वालिद के नाम का भी नहीं पता, वालदा के नाम का भी नहीं पता। लेकिन मैं वहाँ रहा, साल डेढ़ साल रहा उनके पास, छुप के रहा। और उसने फिर सारा वो मुझे मैसेज करके भेजा कि मेरे तो वही वो कहानी वो देख के, सूरती का नाम तुमने लिया, तो सूरती तो मेरी माँ का कज़न था, उसमें आपने वीडियो में कहा है पुरानी। तो वो मेरी माँ का कज़न है, वो टीचर रिटायर हो गया, बूढ़ा हो गया, बीमार रहता है, ऊंचा सुनता है, तो ऐसे ऐसे। तो मेरे तो ये जिस्म पे ना सुर्ख चटाख निकला है ये पढ़ते पढ़ते कि ये तो वो है बच्चा जो हमारे यहाँ रह के गया है साल डेढ़ साल। यानी कि इतने सालों बाद। हाँ। ये अब आपको 2018-19 में, ये हाँ इन्हीं में पता है, उसमें 2018-19 में आपको वो राब्ता किया उसने, राब्ता किया इतने सालों बाद। हाँ, तो उससे तो अब बात मेरी हो जाती है रोज़ाना, आज भी हुई थी, बल्कि उससे मैंने कहा था कि यार कोई बात करनी है आपसे। तो उसने कहा अच्छा। आप आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे? मेरा बेटा मैसेज, मुझ जैसा बूढ़ा अनपढ़ जाहिल क्या देख सकता है, कोई मैसेज नहीं दे सकता। लेकिन बस बात यह है कि सारी ज़िंदगी दुआ किया करें कि वही जो मैंने पहले कहा कि बच्चों के सर से, हाँ ये ज़हन में रखो, बच्चों को सब जो पढ़ते हैं, जिनको पढ़ाना है आपने। माँ के मुतालिक मैंने कह दिया कि माँ वो हस्ती है जो आप चाहो कि ये वो फला खातून तो मेरी माँ से ज़्यादा सवाल ही पैदा नहीं होता, आपकी माँ की जगह वो कभी नहीं ले सकती। और अगर आप समझो ले रहे तो उसमें खोट है। अब आपके पास 3 नाम है, सुन ले, मैं अब आपको क्लियर कर देता हूँ। मेरे माँ बाप ने जो रखा वो मजीद था, जो वालदा ने रखा वो मजीद था और मीदा कहते थे। जो चाची ने नाम रखा, चाची ने रखा वो हरभजन था, भजन। ठीक है 2। और वहाँ मुझे खरोटू भी कहते थे। ठीक है। तीसरा नाम रखा कैंप में, यहाँ इदारे मिलिद लतफ़ाल ने, फजल अहमद। ठीक है। जो अच्छा, फिर मुझे ये जो कर्नल बलबीर सिंह, इन्होंने कन्फर्म किया, उसमें मैसेज में लिखा है, उन्होंने वहाँ अपना नाम रख लिया था, इसलिए कि अगर हम यहाँ कोई पुलिस वाला पूछने आ गया कि इस नाम का बच्चा, तो हम कहेंगे इस नाम का नहीं है। उन्होंने अपना नाम रखा। उन्होंने एक अपना नाम रखा। हाँ, यानी कि वो कन्फर्म कहाँ से होगा? वो अगर उनसे बात करोगे वो बता देंगे आपको। मुझे सिर्फ माओं का प्यार खींचता है, माओं का। वो कौन सी? वो मेरी हो, वो ज्ञान कौर हो, वो कैंप की हो, वो नवाब बेगम हो, वो मेम साहब हो। ठीक है। यानी कि ये सब माओं का प्यार आज भी आपके दिल में?